Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेंस 2025 28 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके शिफ्ट 1 के बारे में। ठीक है, तो शुरू करें। लेट्स गो। ओके जी, पेन नहीं चल रहा है, रुको। हाँ, मैं म्यूजिक चेक करके आना चाहिए ना, तू कर ले चेक। जा, हो गया बस, इतना स्यापा ही नहीं आएगा जिन्नी तुसी टेंशन लेंदे पे हो गया। चल गया जी, मैं क्या, चलो। What is the rate of reaction for releasing carbon dioxide gas with aqueous NaHCO3 among the following? Aqueous NaHCO3, ठीक है जी। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन कौन देता है? जो इससे ज्यादा एसिडिक, जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होता है, वो देता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इजीली। ठीक है जी, वो NaHCO3 टेस्ट इजीली देता है। तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट देते हैं, सल्फोनिक एसिड ये टेस्ट देते हैं, एंड पिक्रिक एसिड विच इज दिस, विच इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ये भी ये टेस्ट देता है। क्योंकि ये सब जो एसिड्स है ना, सारे कार्बोक्सिलिक, सारे सल्फोनिक एंड पिक्रिक एसिड जो है, ये सब लोग H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है वो CO2 में, वो ये वाला कार्बन नहीं होता है, वो NaHCO3 वाला कार्बन होता है। ये अभी ऐसा सा क्वेश्चन पहले भी था, तो मैं तुम्हें वहां भी बताया था कि कौन सा कार्बन होता है, उससे रिलेटेड अपन को पता होना चाहिए, तो वो हमें पता है। तो करते हैं इसको। जो ज्यादा एसिडिक होगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा अच्छा रिएक्शन देगा, ज्यादा तेजी से रिएक्शन देगा, सॉरी, तेजी से रिएक्शन देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इन तीनों में से पिक्रिक एसिड है, तो पिक्रिक एसिड सबसे अच्छे से टेस्ट देगा। 1 और 3 में से कुछ आंसर हो सकता है, ना 2 है ना 4 है। इन दोनों में से, बेंजोइक एसिड में से एंड ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड में से कौन ज्यादा एसिडिक है? ऑर्थो इफेक्ट याद है? ऑर्थो इफेक्ट याद है? ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता था कि जो ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप लगा है तो वो वाला बेंजोइक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है। याद है ये G1 G2 वाली कहानी बताई थी मैंने यूट्यूब पे कि भैया यहाँ पे ये जो पी ऑर्बिटल है, ये जो पी ऑर्बिटल है, इनका ओवरलैप बंद होने लगता है, इसका मतलब ये रेजोनेंस कम लेगा, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा, बेटर एसिड बन जाता है। ऑर्थो इफेक्ट वीडियो है यार, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस पे जाके देखो जिन्होंने नहीं देखी है, और जिन्होंने पेपर दिया है तो इसका आंसर था 1 greater than 3 greater than 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कार्बोकटाइंस, कर ली कंसिडर, ये CH3 होगा, ठीक है, तो भूल जाओ कुछ। PH2CH पॉजिटिव, ठीक है जी। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोकटाइंस इज, देखो भैया ये कौन सी कार्बोकटाइन है? साइक्लोहेप्टा ट्राइएनाइल कटायन, जो एक एरोमेटिक स्पीशीज है। ये 7 मेंबर्ड रिंग पे जैसे ये कार्बोकटाइन बनता है, उसके बनने की वजह से ये स्पीशीज एरोमेटिक हो जाती है, उसके बनने की वजह से ये स्पीशीज एरोमेटिक हो जाती है। ध्यान से देखना, हर ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये प्लेनर है, एंड देयर इज अ कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स करते रहोगे तो ये पूरा, जब तक यहाँ नहीं आ जाएगा, पूरा कॉन्जुगेशन होगा। एंड देर आर 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल फॉलो कर रहा है। ये एरोमेटिक है, क्योंकि ये एरोमेटिक है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बाकियों से तो बहुत ज्यादा। तो आंसर में 1 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बाकी ऑप्शंस उड़ा दो। आंसर या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अब बाकी केसेस में कार्बोकटाइन में वैसे ही देखेंगे बेटा, जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। रेजोनेंस की अगर कंपैरिजन हो जाए तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना होता है, फिर लास्ट में कहीं इंडक्टिव की बारी आती है। तो यहाँ पे ये कार्बोकटाइन जो है, इसके आसपास 3 बेंजीन रिंग्स हैं, तो इसको 3 बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है ना, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन होगा। ऐसे ही सब रिंग्स के साथ होगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज सब रिंग्स में घूम रहा है, ये ज्यादा फैल गया है, और जितना ज्यादा फैल जाता है चार्ज
उतना उतना चार्ज पर यूनिट एरिया कम होता है, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो फिर ये वाला स्टेबल होगा, फिर ये वाला जिसमें 2 बेंजीन रिंग्स है, और एंड में ये वाला जहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। कोई रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से हारेगा ही हारेगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 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 कितने चल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन दिया है, उसमें KOH एट 623 केल्विन 300 ATM डाला, विच इज बेसिकली वो NaOH वाला रिएक्शन ही, डाउस प्रोसेस वाला। तो प्रोडक्ट बनेगा O माइनस K प्लस। इसमें फिर CO2 डाला, CO2 इसमें डाला। इसमें अगर मैं CO2 डालूंगी तो क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन कर रहा है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा? CO2 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। मैं आपको दोनों बना के दिखाती हूँ। किधर है भैया? O माइनस K प्लस C। ओहो, रुको अगले पेज पे करते हैं इसको। रुक जा यार, जगह ही नहीं दे रहा यहाँ पे। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन था, ठीक है। इसमें डाला KOH, हीट करा, हाई प्रेशर दिया, वोडेवर वोडेवर, तो ये बन गया। फिनॉल नहीं बनेगा, क्योंकि उसने अभी तक इसमें एसिडिक मीडियम का कोई स्कोप नहीं दिया, तो फिनॉल नहीं बनेगा। O माइनस K प्लस वाला रहेगा। उसके बाद इसमें अगर हम डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा यहाँ पे? इसको थोड़ा सा घुमा के बना दूं क्या? मुझे राइट साइड पे रखना है ना उसको, एक सेकंड दे दो। इसमें अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये O के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो मैं आपको ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बना के दिखा रही हूँ एक बार। ये O डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो C पे ये अटैक होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, O माइनस एक डबल बॉन्ड O इस पे था, ये बन जाएगा। इस O माइनस के पास उठता पुड़ता K प्लस भी आ जाएगा, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है, जस्ट रिमाइंडिंग। ऐसे ही पैरा प्रोडक्ट बनेगा। देखो ना, ये यहाँ नेगेटिव हो सकता था, या फिर इधर जाके यहाँ नेगेटिव हो सकता था, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो C डबल बॉन्ड O माइनस, H तो यहाँ है ही, डबल बॉन्ड O, जो O माइनस है उसके आसपास K प्लस मंडराता आएगा ही आएगा, राइट। अब इसमें से आपको ये बात याद होगी कि जब पोटेशियम के साथ गेम था, जब बीच में पोटेशियम आयन आ जाती है, तो ये बेटर प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर देता है इवेंचुअली, ऑर्थो प्रोडक्ट वो मेजर देता है। खैर अभी तो पहले इसको आगे कर लेते हैं, मैं ऑर्थो पैरा दोनों के केस में दिखाऊंगी। अब ये H प्लस जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, है ना। और इस H प्लस को लेगा कौन? इस H प्लस को वो पहले तुम्हें O को दिखाएंगे, फिर इसको दिखाएंगे, इवेंचुअली मतलब बनना यही है। यहाँ पे OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, ऐसे ही OH इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट अभी मेरा बन रहा है। उसके बाद इसमें H प्लस डाला, H प्लस डाला, OH COOH। अब देखो, लेकिन अगर आपने पैरा प्रोडक्ट मेजर दिया है तो आपने एक गड़बड़ कर दी है, क्योंकि पोटेशियम वाले केस में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, मेरे आगे के सारे रिएक्शंस मुझे इसके वाया वाया करने हैं, ठीक है। आगे के रिएक्शन करते हैं पेज ऐड करके। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद इसमें हमने अमोनिया डाल के हीट करा है। इस चीज को मैंने आपको कितनी बार समझा दिया कि अगर सिर्फ अमोनिया डला है और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन करके छोड़ देना। अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड है और सिर्फ अमोनिया डला है तो एसिड बेस रिएक्शन होके छोड़ जाएगा। पर अगर इसमें अमोनिया डाल के हीट कर रहा है, मतलब वो इसका पानी निकलवा के फाइनली अमाइड बनवा रहा है, तो क्योंकि मेरा ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर था तो मेरा अमाइड बन जाएगा ये वाला। अब इस अमाइड के साथ क्या कर रहे हैं? इसमें डाल रहे हैं ब्रोमीन KOH। ब्रोमीन KOH से डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, नेम रिएक्शन है डायरेक्ट, ये बन जाएगा। और इसमें फिर बेटा CHCl3
KOH डाल रहे हैं, क्या करता है वो? प्राइमरी अमीन आइसोसाइनाइड बना देगा, NC लग जाता है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा ये, विच इज ऑप्शन 4। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ऑप्शंस भी ऐसे देते हैं, कभी कभी खुद पे ना सेल्फ डाउट होने लगता है कि ऑर्थो मेजर बनाओ या पैरा। तो आगे चल के देखो, मान लो तुमने पैरा मेजर बनाया होता, तो ये तो आंसर कभी आ ही नहीं सकता था, कभी भी नहीं आ सकता था। हमें ये तो पक्का पता है कि O-K+ होगा। ऑल्सो ये आंसर कैसे आ सकता है फाइनल केस में? तो हमारे को प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा NC वाला, है ना, कार्बाइलमीन। तो कार्बाइलमीन टेस्ट तो यहाँ पे होना ही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद तुम्हें सारे ऑप्शंस उसने ऑर्थो वाले दिए हैं, तो तुम्हारा ये दिमाग चलना चाहिए था कि भाई ठीक है ना, ऑर्थो को एक आगे कंटिन्यू करो, फिर आंसर आ जाता। नेक्स्ट, ओहो, ये पिछले का ही आंसर मार्क्ड है, इसको छोड़ दो, इग्नोर, इग्नोर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज पिरामिडल शेप? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज स्क्वायर पिरामिडल शेप? स्क्वायर पिरामिडल शेप के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्लस 1 लोन पेयर चाहिए अपन को, इतना हमें याद है। अब मैं सबके केस में ऐसा सोचूंगी कि मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाए, एक लोन पेयर मुझे दिख जाए। स्टेरिक नंबर का खेल है पूरा, स्टेरिक नंबर के दोनों फॉर्मूला लगने हैं। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्लस मोनोवेलेंट कितने जुड़े, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ कटायनिक चार्ज प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अनायनिक चार्ज, एंड दूसरा फॉर्मूला लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स कितने बना रहे हैं सेंट्रल एटम। तो पहले वाले केस में देखते हैं, Br(F5) हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन ब्रोमीन 7, 5 मोनोवेलेंट जुड़े 6 आ जाएगा, sp3d2 वी आर हाफ वे देयर, 6 इज इक्वल टू, करेक्ट। सिग्मा बॉन्ड्स कितने, एक ब्रोमीन 5 फ्लोरीन से जुड़ा है तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स, 5 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब है लोन पेयर की वैल्यू आ गई 1, लोन पेयर की वैल्यू 1 आने की मतलब है sp3d2 प्लस 1 लोन पेयर, तो ये तो पक्का मेरा स्क्वायर पिरामिडल है। थैंक यू सो मच। XeOF4 हाफ ऑफ जेनॉन सेंट्रल एटम होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है सेंट्रल एटम, ये होगा। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कितने मोनोवेलेंट जुड़े हैं, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, डाइवेलेंट है, फ्लोरीन 4 जुड़े हैं, 6 आ गया, बहुत बढ़िया। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास इसकी भी आ गई, एंड मेरे पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स ये बना रहे, जेनॉन एक ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन से जुड़ा है, तो 5 लोगों से जुड़ा है, 5 सिग्मा बॉन्ड्स तो बनाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 5 प्लस लोन पेयर, लोन पेयर यहां भी 1 आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following set of quantum numbers have the same energy? सेम एनर्जी, डीजेनरेट बताना है, N+L रूल लगेगा। अगर N+L जो है वो सेम आ रहा है तब हम N रूल लगाते हैं, ठीक है। अगर N+L सेम आ रहा है तो हम N रूल लगाते हैं, अगर N भी सेम आ रहा है फिर तो हम बोलेंगे कि एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे N+L आएगा 4, यहाँ पे N+L आएगा 3, यहाँ पे N+L 3+2 5, N+L 3+2 5, तो यहाँ पे N+L सेम आ रहा है और फिर इनका N भी सेम है, तो इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी, तो आंसर है C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, AgCN एंड AgNO2 के साथ AgCN एंड AgNO2, ठीक है जी। जब KCN डालते हैं तो द, अच्छा यहाँ पे ये देखो X ये Y ये भी ध्यान रखना है, मेजर प्रोडक्ट्स X एंड Y पूछा है यहाँ पे। हाँ, तो मैं कह रही थी जब KCN डालते हैं तो वो आयनिक वाला गेम होता है, तो हमारे को तब मेजर प्रोडक्ट CN लग के मिलते हैं और NC वाला माइनर होता है, पर जब AgCN डालते हैं तो NC वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है, क्योंकि 1 डिग्री सबस्ट्रेट है तो रिएक्शन SN2 से ही होगा, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। AgNO2 डालेंगे तो CH3 CH2 CH2 NO2 मेजर प्रोडक्ट होगा, KNO2 डालते तो ONO वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीजन वाली साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और ऐसे ही KCN डालते तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता CN वाला, कार्बन से अटैक होएगा, और AG वाले केस में ये होता है, ठीक है। ये तो पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड से। कौन सा आंसर गया, 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ओके। H2O2 में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, H2O में -2 में हो जाएगा, ऑक्सीजन में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, ये रिड्यूस भी हो रहा है एंड ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, जिसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ए का तो क्यू हो गया डायरेक्टली आंसर, या तो 1 है या तो 3 है, ना तो 2 होगा ना तो 4 होगा। नेक्स्ट, NaH से Na+H2, ध्यान से देखना NaH जो है वो टूट रहा है Na+H2 में, टूट रहा है, वो डीकम्पोज हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो बी का आर हो जाएगा, करेक्ट है। अब मान लो तुम्हें डीकम्पोजिशन नहीं आता, कोई और आता है, कंबशन, पता है क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, तो ये वाला रिएक्शन कंबशन हो जाएगा, सी का पी, तब भी आ जाएगा मेरा आंसर। मैं ये दिखा रही हूँ कि कभी कभी जल्दीबाजी में नहीं याद आता कि यार मेरे को तो नहीं आता यार नेम रिएक्शन, भाई कंबशन याद है, ये दिख रहा है डिस्प्रपोर्शनेट होता हुआ, रिडॉक्स में ये 50 बार देखा है, राइट। और कंबशन तो पता ही है क्या होता है, तो उसी से आंसर हमारा पहुंच जाओगे तुम, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज, अमंग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, खराब ऑर्डर बताना है मुझे। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, ये जनरल केस है। यहां दिया हुआ है कि बोरॉन का साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा है, नहीं, बोरॉन जो है वो सेकेंड पीरियड का है, एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड पीरियड का है। जनरली देखें तो अभी तो कोई एफ वेफ भी नहीं आई, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वाला नाटक भी नहीं है, जस्ट नीचे वाले की बात हो रही है। सेकेंड और थर्ड पीरियड में तो डाउन द ग्रुप चल जाएगा सही तरीके से, कोई एक्सेप्शन जिनका लॉजिक होता है वो नहीं आएगा ना, तो 1 वाला एज इज गलत आ गया, एक ही पे नजर मारनी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ए है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट डाला, जो मुझे याद है कि ये अल्कोहल्स का रिएक्शन होता था, जिसमें पहले कार्बोकटाइन बनता था और फिर फाइनली एल्कीन बनती थी। यार वीडियोस हैं कार्बोकटाइन प्रेपरेशन कहाँ कहाँ होता है, एंड फिर उनका रीअरेंजमेंट कैसे होता है, एंड फिर प्रोडक्ट कैसे सोचते हैं, इस पे मैंने वीडियो स्पेसिफिकली पार्ट वाइज बनाई है, ताकि वो स्कैफोल्डेड वे में तुम सीख पाओ कि भैया ये वाला रिएक्शन अल्कोहल का होता है, फिर वो एल्कीन देता है। और हाँ, एल्कीन बनने के यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि वो उसके बाद रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करके कुछ सी देता है, और एल्कीन्स में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करो तो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। फिर एल्डोल कंडेंसेशन करके साइक्लिक प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसका मतलब है कुछ इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल हुआ होगा विद इन द मॉलिक्यूल, इंटरमोलिक्यूलर नहीं होगा, इंट्रामोलिक्यूलर होगा, क्योंकि फाइनली एक साइक्लिक प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है। इसके चांसेस हैं, मतलब मैं ये नहीं बोली कि इंटरमोलिक्यूलर हो ही नहीं सकता, मैं ये बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के कि हाँ यहाँ इंटरमोलिक्यूलर होगा, लेकिन फिर भी आई कैन नॉट बी श्योर इनफ, राइट। तो मुझे रिएक्टेंट्स देखने पड़ेंगे, और मैं रिएक्टेंट देखूँ और मैं सोचूं चल मैं फर्स्ट केस उठाती हूँ। फर्स्ट केस में जस्ट अ सेक, फर्स्ट केस में अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेके हीट करूं तो क्या होगा। पहले तो पानी तो है ही, तो ये टूटेगा, पूरा मैकेनिज्म दिखा रही हूँ, आई डोंट नीड टू बट आई विल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगी, अच्छा लीविंग ग्रुप है, चला जाएगा पानी, और ये जो पानी निकलेगा इसकी वजह से अपन को मिलेगा कार्बोकटाइन। अब ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, जब भी रिएक्शन में कार्बोकटाइन बनती है या तो फिर हमें उसी से प्रोडक्ट सोचना पड़ता है, या तो हमें ये सोचना होता है कि क्या मैं इस कार्बोकटाइन को बेटर कर सकता हूँ। तो यस, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये बेटर बन सकती है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन मोर स्टेबल बनेगी। और अब जो HSO4 माइनस है, जिसका हमने H+ लिया था, वो आएगा अपना बीटा हाइड्रोजन लेने। ये अगर अल्फा कार्बन है जिसपे कार्बोकटाइन है, तो हाइड्रोजन या तो यहाँ से जाएगा या तो यहाँ से या तो यहाँ से, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जो ये वाली बनेगी।
ये मेरी एल्कीन बन गई है, मेजर प्रोडक्ट। माइनर क्या बनता है इसमें मैम? माइनर बेटा ये बनता, मेरा फर्ज है बताना तो मैं बता रही हूँ, पर हम मेजर के थ्रू आगे की गेम खेलेंगे, ठीक है। अब इस एल्कीन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है, डबल बॉन्ड तोड़ के वहां डबल बॉन्ड ओ खेलना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब पाई बॉन्ड तोड़ के। तो ये देखो क्या बनेगा, देखो इसको नहीं छुआ, इसको नहीं छुआ, इसको नहीं छुआ और इसको नहीं छुआ। ये सब जो ब्लू में अभी मार्क्ड है ये एज इज है, ब्लू के अलावा किसी और कलर में मार्क कर देती हूँ, जो सीख रहा है उसको काम आएगा और जो पेपर देखने आया उसको भी चीज़ें सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बन जाएगा एज इज। यहाँ पे एक ये CH3 भी लगा हुआ है, वो भी मैंने लगा दिया। अब ये जो मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा है, जो ये यहाँ डबल बॉन्ड था, ये जो मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा है, इसकी वजह से यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा और यहाँ H हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर में ऐसे ही है और ये टूट गए बाय इलेक्ट्रॉन्स। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा यहाँ पे। कैसे होगा देखो, ध्यान से देखो, याद करा रही हूँ। अगर ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ नेगेटिव और ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? एक ये, 2 3 4 5 6 7, इस पर अटैक करेगा तो ये 7 मेंबर रिंग बनेगी, जो इतनी खास बात है नहीं, मुझे खुशी देगी नहीं वो। आगे देखते हैं। अगर अगर ये वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये कितने मेंबर रिंग बनाएगा? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग इज वे बेटर देन 7 मेंबर रिंग, है ना। अगर इसके अल्फा हाइड्रोजन उड़े तो भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस कार्बोनिल कार्बन को देख रहे हो तो या तो ये अल्फा हाइड्रोजन्स थे या तो ये थे बेटा, ये उड़ाया तो यहाँ कार्बन आयन बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग यहाँ भी बन रही है। तो अगर 5 मेंबर रिंग की 2 चॉइसेस आ जाए तो हम क्या सोचते हैं? तब हम ये सोचते हैं कि कहाँ अटैक होना चाहिए। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू कीटोन्स, तो अटैक तो यहाँ होना चाहिए। ये मैंने कब सोचा? पहले तो मैंने रिंग साइज ही देखा कि यार 5 मेंबर रिंग जहां बन रही है वहां बना दो। फिर मैंने देखा कि शिट यार 5 मेंबर रिंग तो इस पे अटैक होने से भी बन रही है, इस पे अटैक होने से भी बन रही है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अटैक तो यहीं कराएंगे भाई, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन उड़ेगा और ये यहाँ पे अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। देखो कितने मेंबर रिंग बनेगी, एक ये कार्बन है, अटैक इस पे कर रहा है, 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बना लो। सिर्फ चुपचाप पहले नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 कर दी। अब सोचो 1 पे क्या है? 1 पे एक C डबल बॉन्ड हो, CH3 लगा हुआ है, लगा दो, लगा दिया। 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे एक O माइनस हो जाएगा और ये H तो है ही, करेक्ट है। फिर ये पानी से उसका H प्लस लेगा, उसको दे देंगे, OH बन जाएगा, OH बन जाएगा, सही जा रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने की वजह से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और शायद यही प्रोडक्ट है, तो हमारा आंसर आ गया 1। विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम? सेम एनर्जी का मतलब है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात हो रही है हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बेटा N+L रूल नहीं लगता है, यहाँ पे N रूल लगता है। अगर N सेम तो एनर्जी सेम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेस्ट्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन? एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है मुझे, ठीक है जी। कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों देंगे, एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड जो ये रिएक्शन देता है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दोनों देंगे क्योंकि इसके पास ये CH3 है, तो ये फाइनली HCOO माइनस प्लस CHI3 देता है, और यहाँ पे ये देता है CH3COO माइनस प्लस CHI3, तो दोनों ही केस में आयोडोफॉर्म बनेगा,
तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं हो सकता है, तो आंसर 2 तो नहीं हो सकता है। कैनिजारो रिएक्शन क्यों नहीं दे सकते? कैनिजारो रिएक्शन या दे सकते हैं, दोनों ही नहीं दे सकते, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम डिस्टिंग्विश करने के लिए कैनिजारो नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों ही नहीं देंगे वो, तो जहां जहां बी है वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आंसर तो सीधा आ ही गया। फिर भी बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ये भी एल्डोल देगा, ये भी एल्डोल देगा, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो डिफरेंशिएट तो ये भी नहीं करवा सकता। फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट डिस्टिंग्विश करा सकता है क्योंकि एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, एल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा, तो ये डिस्टिंग्विश करा सकता है। टॉलेंस टेस्ट अगेन फेलिंग्स वाला गेम है, टॉलेंस फेलिंग्स बेनेडिक्ट्स, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा, तो भैया टॉलेंस टेस्ट भी कर सकता है। क्लेमेंसन्स रिडक्शन तो यार दोनों की होगी, तो इसका आंसर है डीएनई ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वायलेट कलर इन बोरेक्स बीड टेस्ट? डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, बोरेक्स बीड टेस्ट में मैंगनीज आयन जो है वो वायलेट कलर की बीड बनाता है इवेंचुअली, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम एज ClF3? लोन पेयर सेम होने चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहा, कह रहा है लोन पेयर सेम बता दो है कि नहीं। पहले तो ClF3 में देखते हैं कितने लोन पेयर है, वो भी तो जानना जरूरी है। स्टेरिक नंबर, VBD के क्वेश्चन सारे ऐसे वाले आए हैं, स्टेरिक नंबर से डायरेक्ट हो जाए। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7, 3 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, 10/2 sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, 5 आ गया ना स्टेरिक नंबर, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, फिर 5 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं? 3, तो लोन पेयर है 2, तो मुझे कोई ऐसी स्पीशीज ढूंढनी है जिसमें सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर होंगे। पहले वाले केस में देखें, स्टेरिक नंबर हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, 5 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड होता है, ये आ जाएगा 6 + 8 12, 12/2 6, 14, सॉरी देखना, तो ये आ जाएगा 7, 7 मतलब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 7 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड्स बना रहे, 2 लोन पेयर होंगे, आंसर तुम्हारी आंखों के सामने, ऑप्शन 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकियों में अगर तुम्हें अपने लिए जानना है तो मैं बता देती हूँ, XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? हाफ ऑफ 8 + 2, 10/2 5, 5 इज इक्वल टू 2 बॉन्ड्स बना रहे तो 3 लोन पेयर होंगे यहाँ पे, तो ये नहीं हो जाएगा। BrF3 में हाफ ऑफ ब्रोमीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7, 5 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा स्टेरिक नंबर, 6 इज इक्वल टू 5 + 1 लोन पेयर आएगा बेटा, 5 बॉन्ड्स तो बना रहे हैं ना, 5 फ्लोरीन जुड़े हैं। I3- और I3+ में मैंने कहा था ये स्टेरिक नंबर वाली ट्रिक चल जाती है, सॉरी I3- है यहाँ पे, तो ये हाफ ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोनोवेलेंट आयोडीन एटम्स जुड़े हैं और अनायनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने ऐड कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 स्टेरिक नंबर आ जाएगा। 2 बॉन्ड्स ये सेंट्रल एटम बना रहे हैं तो 3 लोन पेयर आ जाएंगे, तो इसमें भी 3 लोन पेयर है, इसमें भी 3 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है, ठीक है। Next, for titration of oxalic acid using KMnO4, warming of acid solution is required, whereas in case of ferrous ammonium sulfate, it is done at room temperature. ये statement 1 है। क्या statement 1 सही है? ऑक्सैलिक एसिड के केस में शुरू में हीट करते हैं ना उसको, अरे आत्मनिर्भर वाला रिएक्शन, ये जो KMnO4 है, ये KMnO4 रिड्यूस होता है और ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सैलिक एसिड बनता है CO2, ऑक्सीडाइज होता है। शुरू में हमें इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, लेकिन बाद में जो प्रोडक्ट है वही कैटलिस्ट की तरह काम करता है और ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। पढ़ लेना, आत्मनिर्भर रिएक्शन। एंड इन केस ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इट इज डन एट द रूम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे ये सब की जरूरत नहीं है इसको एक्सेलरेट करने की, ये भी सही बात है। दोनों स्टेटमेंट्स, सॉरी पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो या तो आंसर 1 है या तो आंसर कितने गया 2 है, देखते हैं। Fe2+ कन्वर्ट्स टू Fe3+ ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, यार फेरस से फेरिक ही जाएगा, KMnO4 के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो Fe2+ को Fe3+ में ही चेंज करेगा। नेक्स्ट, ओके, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H इज इतना, ऑफ O इज इतना, ऑफ H2O इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड इन H2O? ठीक है, सुनो,
ये रिएक्शन है। क्या इस रिएक्शन की जो भी डेल्टा एच रिएक्शन होगा उसको मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस बोल सकती हूँ? पहले तो ये रिकॉल करते हैं साथ में, क्या मैं उसको बोल सकती हूँ? हाँ जी, 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है एंड रिएक्टेंट्स अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में है, तो मैं बोल सकती हूँ, है ना जी, मैं इसको ये बोल सकती हूँ। तो ठीक है, तो मेरे पास इस रिएक्शन की डेल्टा एच है विच इज -248 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड्स तोड़ते बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो ध्यान से, इसको जब मैं तोड़ूंगी तो ये 2H गैस बनेगा। इसको जब मैं तोड़ूंगी बेटा तो ये O गैस बनेगा। ठीक है, अब अब सुनो सुनो सुनो, तुमको क्या दिया है? तुमने बॉन्ड्स तोड़े, ये बनाया, तुमको दिया है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H। ये अगर 1 मोल बनता तो तुम्हारे पास ये एनर्जी है, पर मैं तो ये 2 बना रही हूँ, तो 2 × 2 × 2 ये रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा। यहाँ पे अगर 1 मोल बनता तो 1 ही मोल बना रही हूँ मैं, इसको मैं 250 लिखूंगी, और ये दोनों आपस में बॉन्ड्स बना के ये बना रहे हैं। सही जा रही हूँ मैं? ठीक है जी, तो -248 अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ कि ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जो है वो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा, जो भी आएगा ये इज इक्वल टू 222 इंटू 2 इज 444 प्लस 250 प्लस डेल्टा H3। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -942। पर ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका डेल्टा H3 है इसमें आप 2 बॉन्ड्स बनवा रहे हो, 2 OH बॉन्ड्स, उसके लिए टोटल एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है। 2 बॉन्ड्स बनने के लिए हमें तो 1 बॉन्ड की बात करनी है यार, और अगर हमारे पास 2 बॉन्ड्स के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो 1 OH बॉन्ड के लिए बॉन्ड जब बनेगा तब एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसका हाफ, 471 किलो जूल पर मोल, ये एक के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब हमें मैग्नीट्यूड देना है क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि बॉन्ड टूटेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तोड़ने वाली गेम है, तोड़ने वाली बतानी है ना, तो हम 471 बस मैग्नीट्यूड दे देंगे। ठीक है जी, बनता तो -471 होता, जो टूट रहा है तो 471 हो जाएगा, 471। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70% by mass solution of HNO3 is taken having density of इतना, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है जी, ध्यान से देखो, आपको क्या पता है इसके बारे में, इस सोल्यूशन के बारे में? आपको ये पता है कि आपने HNO3 लिया है, पानी में लिया है, तो उसका सोल्यूशन बना है, मास वॉल्यूम डेंसिटी। आई टोल्ड यू ये कैसे करते हैं, सब सिखाया हुआ है। 70% बाय मास का मतलब क्या है कि अगर मैं 100 ग्राम सोल्यूशन लूं तो उसमें से 70 ग्राम HNO3 होगा, जिसका मतलब है 30 ग्राम पानी होगा। बढ़िया, सोल्यूशन की डेंसिटी है 1.41, तो सोल्यूशन की वॉल्यूम आ जाएगी। मेरे पास सोल्यूशन का मास है, मेरे पास सोल्यूशन की डेंसिटी है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। इतने ml हमारी वॉल्यूम आ गई। क्या मैं मोलारिटी निकाल सकती हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 48 प्लस 1, 9 प्लस 4, 63, which gives me molarity is equal to number of moles of solute divided by वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स के लिए मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, सॉल्व वॉल्व करोगे आंसर 16 पॉइंट समथिंग आएगा विच इज 16। ठीक है, नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, ओके, जिसका I1 है, मतलब मोलर मास दिया हुआ है 1 ग्राम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/2
256 is dissolved in 50 ग्राम सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज लोअर्ड बाय इतना, तो माइनस डेल्टा TF की वैल्यू दी हुई है 0.4। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बताना है, मतलब KF बताना है, तो माइनस डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था इसमें। I की वैल्यू 1 है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, टूटेगा नहीं। KF हमें निकालना है, मोलालिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg लेना होता है, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको यहाँ पे 20 कर देते हैं। KF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इज इक्वल टू 0.4 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 20, तो 4 5 आर 20, 5 5s are 25, 5 1s are something 5, 51.2 divided by 10, 5.12 आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound contains 14.4% carbon, 1.2% hydrogen and 84.4% chlorine. Calculate the empirical formula mass of the compound. डब्बा बनाओ, डब्बा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। अब मेरे को पहले इनका गिवन मास चाहिए होता है, उस गिवन मास से मैं मोल्स निकालती हूँ, उस मोल से मैं उसको सिंप्लीफाई करती हूँ, जो मुझे रेशो देता है, सिंपल रेशो, यही होता है रूल। अब कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन है, अगर मैं 100 ग्राम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, अगर मैं 100 ग्राम कंपाउंड लूँ तो उसमें 100 में से 14.4 ग्राम कार्बन होगा, 1.2 ग्राम्स हाइड्रोजन होगा एंड 84.4 ग्राम्स क्लोरीन होगा। मानोगे उस 100 में से? ये आ गया बेटा इनका गिवन मास, क्योंकि मैंने 100 ग्राम कंपाउंड इमेजिन करा है, तो ये इनका गिवन मास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। देखो मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगी, क्यों झूठ बोलूं, बहुत मैथ है, मेरा मन नहीं है करने का। तो ये कैलकुलेटर 14.4 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा 1.2, ये भी है 1.2, और 84.4 डिवाइडेड बाय 35.5 करना है। हाय राम, 2.377। अब लेकिन ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए मैं सबसे छोटे से सबको डिवाइड कर दूंगी। सबसे छोटा है 1.2, मैंने इससे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ गई CHCl2, और यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आ जाएगा, 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 2 इज 71, सॉल्व वॉल्व करोगे 84 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैव द सेम वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। डी इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग पता चलेगा, अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम आ जाएगी। तो Ni2+ होता है D8, D8 का मतलब है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी 2.8। याद है ट्रिक, हर पेपर में बताइए, जो पिछले पेपर देखो। वैनेडियम 2+ होता है D3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिनके सेम होंगे उनकी मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Ti2+ की अगर मैं बात करूँ तो Ti2+ की मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो होगा D2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो भैया इसकी मैग्नेटिक मोमेंट और निकल आयन की मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम आ रही है अभी तक। स्कैंडियम 3+ है तो D0 है, D0 का मतलब है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 मैग्नेटिक मोमेंट। Ti3+ की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा D1, D1 जिसका मतलब है कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 1.73 होगा, तो ये अलग हो जाएगा। तो सिर्फ 2 है जिनकी सेम आ रही है, तो आंसर है 2। ठीक है जी, तो ये हो गया शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, ऐसा कुछ बहुत ओ माय गॉड नहीं था, बट गुड पेपर। और अब शिफ्ट 2 डिस्कस करेंगे, बस ये वाली रिकॉर्डिंग खत्म करती हूँ, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग में शिफ्ट 2 डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज लाइक
द वीडियो इफ़ यू वांट टू, क्योंकि मैं फोर्स नहीं कर सकती, तो यू शुड ऑल्सो। वैसे मेहनत करी है मैंने। कमेंट सेक्शन में बता देना कुछ दिक्कत हो तो, और नहीं है तो अच्छी लगी तो भी बता देना। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर नहीं किया और अगर कर दिया तो क्या हो गया, करा नहीं पा रही हो क्या दूसरों से? छोटे छोटे टास्क देती हूँ मैं तुमको, बता दो दुनिया को पढ़ रहे हैं यहाँ से। चलो सब्सक्राइब करा देना, ठीक है।